नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नरेश बारी है। आज हम इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक विचारक भीमराव रामजी अंबेडकर को पढ़ेंगे। भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन काल 1891 से 1956 तक है। इनका जो मूल कार्य क्षेत्र था वो मेनली महाराष्ट्र था, या आज हम उनको महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। माहर जाति के थे, लेकिन इनका जन्म महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता फौज में अध्यापक थे। इस वीडियो को देखने पे हमें ये जानेंगे कि क्या तो उनके राजनीतिक विचार थे, उनका क्या जीवन व्रत था, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की बहुत सारी किताबें लिखी। अंबेडकर बहुत अलग अलग देशों में, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जाके उन्होंने अध्ययन किया, तो वो कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है तथ्यात्मक सूचनाओं को प्रदान करने की, साथ ही इंटरेस्टिंग भी, ऐसे भी जो सामान्यतः हिंदी की किताबों में नहीं आते। जैसे आप देखेंगे कि ग्रामर ऑफ अनार्की, ग्रामर ऑफ अनार्की, बेसिक प्लान, क्या आइडियाज़ हैं अम्बेडकर के, कौन से वो पैमाने हैं जिन पर अम्बेडकर गांधी से एकदम जुदा अप्रोच रखते हैं, क्यों अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं वो गांधी से इतनी नफरत करते हैं, ये सब हम देखेंगे। उनकी 10वीं और 12वीं तथा बीए की जो शिक्षा थी वो वहीं बम्बई के एल्फिंस्टन विद्यालय और एल्फिंस्टन महाविद्यालय में हुई। बड़ौदा राज्य के साथ उन्होंने 10 वर्ष की सेवा का कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अमेरिका पढ़ के आएंगे और उसके बाद में 10 वर्ष सेवा प्रदान करेंगे। तो बड़ौदा राज्य ने उनकी हेल्प की, वो यूएस गए 1913 में। कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए से उन्होंने एमए किया 1915 में तथा पीएचडी किया 1916 में। उनकी जो एमए की थीसिस थी उसका नाम था ऑन एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, यानी ये टॉपिक सब्जेक्ट था, स्कोप था। तथा पीएचडी की थीसिस का स्कोप था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। और यही थीसिस बाद में द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित होती है। उन्नीस 1916 में लंदन पहुंचे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी तथा बार एट लॉ के लिए ग्रेज इन में प्रवेश लिया। लेकिन बड़ौदा के राजा ने उनको पत्र भेजा कि आपकी अवधि खत्म हो गई है, और जैसा कि करार था तो उस करार की अनुपालना में वो भारत आ गए। और भारत में आके इन्होंने कोल्हापुर के महाराजा की वित्तीय सहायता प्राप्त कर मूक नायक एक पत्रिका थी जो मराठी में छपती थी और पाक्षिक थी, यानी फोर्टनाइटली थी। यह इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया और बाद में 1923 में ये कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त हो गए थे। उस प्राचार्य के पद से इस्तीफा देकर कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से लंदन फिर चले गए अध्ययन के लिए। यानी पहले बड़ौदा के राजा की हेल्प से गए थे और इस बार कोल्हापुर के महाराजा ने सहायता की। 1923 में लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने एमएससी की डिग्री हासिल की और इस डिग्री में उन्होंने जो शोध प्रबंध प्रस्तुत किया उसका टाइटल था प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनका जो फर्स्ट था वो हिस्टोरिकल था और बाकी दो इकोनॉमिकल हैं। लंदन विश्वविद्यालय में 1923 में उन्होंने डीएससी की उपाधि की और इस शोध प्रबंध का टाइटल था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने जर्मनी में बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और फिर वो भारत वापस आ गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा
डिग्रियां थी अम्बेडकर के पास, बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों से उनका अनुसंधान था। उन्होंने 1920 में जो कोल्हापुर के महाराजा के सहयोग से पत्रिका आरंभ की थी उसका नाम मूकनायक था। दूसरी जो पत्रिका इन्होंने आरंभ की उसका नाम था बहिष्कृत भारत। यह भी मराठी में थी और पाक्षिक थी। जो कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो अम्बेडकर जिनसे संबंध रहे उनको स्थापित किया, आंदोलन जिनका नेतृत्व किया, और महत्वपूर्ण नियुक्तियां, यानी उनका जो जीवन व्रत है वो एक नज़र में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये किताब में इसकी स्थापना 1924 लिखा है पुरुषोत्तम नागर ने, और राम सिंह जियाडा ने उसे 1927 लिखा है। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1925 में भारतीय मुद्रा व वित्त पर गठित जो रॉयल कमीशन था उसके समक्ष इन्होंने गवाही दी। 1927 में बम्बई विधान परिषद, जो राज्यों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके सदस्य मनोनीत हुए। 1930 के और 1932 के बीच में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, अम्बेडकर एकमात्र इंडियन लीडर थे जो तीनों गोलमेज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इसी गोलमेज वार्ता के दौरान जो सांप्रदायिक पंचायत आया था, मैकडोनाल्ड ने घोषणा की थी कि वो SC/ST के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करेंगे। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा थी पृथक निर्वाचन की, और इसके अगेंस्ट गांधी उपवास पे बैठे हुए थे यरवदा जेल में। और बाद में ये गांधी और अंबेडकर में इस बात पर सहमति बनी कि पृथक निर्वाचन नहीं लेकिन आरक्षण मंजूर है, और यह सितंबर 1932 में अंबेडकर और गांधी के बीच में जो समझौता हुआ वह पूना पैक्ट कहलाता है। 1936 एल्फिंस्टन कॉलेज के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त हुए। अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। फरवरी 1937 के चुनाव में इसे बहुत सफलता मिली। यही पार्टी बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बदल जाएगी 1942 में। 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसका मकसद लोगों में शिक्षा का प्रसार था। महाड़ का जल सत्याग्रह, नासिक का धर्म सत्याग्रह तथा मंदिर प्रवेश अभियानों का नेतृत्व किया। अक्टूबर 1935 में इन्होंने चेवला कॉन्फ्रेंस में अपने धर्मांतरण करने की घोषणा की कि वो धर्म परिवर्तित करेंगे, यानी बौद्ध ज्वाइन करेंगे। इस बात से ही तहलका मच गया। 1936 में जात पात तोड़क मंडल के जो लाहौर में वार्षिक अधिवेशन होना था उसके लिए अम्बेडकर को आमंत्रित किया। तो अम्बेडकर ने जो स्पीच लिखा उस स्पीच में उस संगठन के जो सदस्य थे उन्होंने कुछ कुछ परिवर्तन चाहे, लेकिन अम्बेडकर ने उन परिवर्तनों से सहमति नहीं दी। यह सम्मेलन बाद में स्थगित हो गया और जो भाषण अम्बेडकर ने लिखा था वही भाषण बाद में पब्लिश हुआ और उसका टाइटल था अनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन कहते हैं खात्मे को, यानी जाति का खात्मा कैसे हो। 1942 से 1946 ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके श्रम मंत्री रहे। देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर ऑफ इंडिया के क्लोजेस्ट लोगों की जो परिषद थी उसका नाम था। 1946 संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। देखिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड थे। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। 1947 में प्रारूप समिति के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे। 1947 की जो अंतरिम सरकार थी स्वतंत्र भारत की, उसमें कानून मंत्री बने। सितंबर 1952 में इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा हिंदू कोड बिल और लखनऊ सम्मेलन की कुछ नेहरू और अंबेडकर के बीच में विवाद थे, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1952 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन 52 में ही फिर बम्बई विधानसभा द्वारा ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए। देखिए 52 पहला चुनाव है
उससे पहले वो संविधान सभा में चुने गए थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के जो जनरल चुनाव हैं, आम चुनाव हैं, उनमें वो पहला ही चुनाव हार गए थे और बाद में वो राज्यसभा भेजे गए। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉज तथा 53 में ओस्मानिया विश्वविद्यालय ने, ये भारत की ओस्मानिया भारत का विश्वविद्यालय है, ने डी.लिट की उपाधि से विभूषित किया। और 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की तथा 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों और मित्रों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया। वो बौद्ध हो गए और 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। ये उनके जीवन का जीवन व्रत था। अंबेडकर ने बहुत सारी किताबों की रचना की। ये किताबों की सूची है, पुरुषोत्तम नागर की पुस्तक है, उसमें दी हुई है, सभी किताबों में है। कास्ट इन इंडिया 1917, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 18, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो उनका शोध था, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया ये भी शोध था, एनहिलेशन ऑफ कास्ट यह वह स्पीच था, जात पात तक तोड़क मंडल में जो देने वाले थे, फेडरेशन वर्सेस फेडरेशन फ्रीडम 1939, मिस्टर गांधी एंड द इमेनिसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, रानाडे गांधी एंड जीना, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्राज ये महत्वपूर्ण किताब है, हु वर द शूद्राज यानी शूद्र कौन है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ 1947। देखिए माइनॉरिटीज़ का नाम आते ही आंसर में अगर सर सैयद अहमद होगा तो अपने को लगेगा कि ये सर सैयद अहमद की बुक है, ऐसा नहीं है। द अनटचेबल्स, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स और द बुद्ध एंड हिज धम्म। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने अंग्रेजी में 1 से 12 भागों का राइटिंग एंड स्पीच ग्रंथमाला भी प्रकाशित की है। तो ये महत्वपूर्ण बुक्स हैं। उनका जो सामाजिक चिंतन है, अंबेडकर वैज्ञानिक एवं मानववादी मूल्यों के प्रबल समर्थक है। कि अंबेडकर का जो जीवन है वो जो दलित दबा कुचला वर्ग है उनके कल्याण को समर्पित था। वो उसके लिए वो यह क्रांति है, वो सबसे ज़्यादा वरीयता उसी को देते थे और करना चाहते थे वो संवैधानिक तरीकों से। तो वैज्ञानिक व मानववादी मूल्यों के प्रबल समर्थक हैं। वर्णवाद, जाति प्रथा, अस्पृश्यता और अन्याय के प्रति विद्रोह, यानी यह तो इलिमिनेट होना चाहिए, क्या क्या, वर्ण, जाति, भेदभाव और अन्याय तथा सामाजिक पुनर्रचना के सकारात्मक तत्व उनके दर्शन में मिलते हैं। यानी समाज का निर्माण, पुनर्निर्माण करने की ज़रूरत है। वो पुनर्निर्माण कौन से तत्वों के आधार पर किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे। वो जो उनका लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो ट्रायोलॉजी है, त्रय है, उसके आधार पर उन्होंने पुनर्रचना की बात कही। चतुर्वर्ण्य के दोनों आधारों को उन्होंने खारिज किया, गीता और सांख्य दर्शन। भारतीय दर्शन में गीता और जो सांख्य है वो चतुर्वर्ण्य के आधार को लेजिटिमाइज करते हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों को ही खारिज किया। सांख्य दर्शन में इस टाइप का कुछ है कि जो तमस, रजस और सात्विक प्रवृत्ति है इंसान की, ये फ्लो में रहती है। तो अंबेडकर ये कहते हैं कि जब ये फ्लो में रहती है तो जाति है वह एक स्थायी कैसे हो सकती है। तो उनका कहने का मतलब जो था वो ये था कि भारतीय दर्शन में ये जाति को, वर्ण को बनाए रखने के जो आधार हैं ये गलत हैं, इनको इन्होंने खारिज किया। वर्ण व्यवस्था का आधार श्रम विभाजन है, इसको भी खारिज किया। उन्होंने कुछ एक जो जाति के समर्थक थे उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था है वो श्रम विभाजन आधारित है और हर समाज में कोई न कोई आधार पर श्रम विभाजन मिलता है। तो अम्बेडकर ने कहा कि यह श्रम विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का विभाजन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इट इज़ नॉट ए डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज़ द डिवीजन ऑफ लेबरर। और यह गुणों पर आधारित नहीं है, जन्म आधारित है और इससे आर्थिक कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है। वर्ण व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था के रूप में असफल है क्योंकि यह क्या करती है कि शिक्षा को सीमित करती है। जब शिक्षा को सीमित करेगी तो जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी। आर्म्स
रखने के अधिकार को भी सीमित रखती है, तो उनमें दुर्बलता भी आएगी। तो इस तरह से यह आर्थिक व्यवस्था के लिए भी हानिकारक है। उसमें जो तत्कालीन समय में जो भी धारणाएं थी, जो समाज में इस तरह के विभाजनों को मान्यता वैध ठहराते थे, जैसे प्लेटो का विभाजन है, उसने समाज में 3 वर्ग माने, तो उन सबको अंबेडकर ने एक एक करके खारिज किया। जैसे प्लेटो के समाज की तरह अस्वाभाविक है मनुष्य में, अंबेडकर ने कहा कि मनुष्य में अनेक प्रवृत्ति होती है। जैसा कि प्लेटो ने माना कि बुद्धि के आधार पर शासक वर्ग, जिसमें बुद्धि की प्रबलता होती है, शौर्य की प्रबलता होती है, वह सैनिक वर्ग। तो अंबेडकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मनुष्य में अनेक तरह की प्रवृत्तियाँ होती हैं। अंबेडकर का मानना है कि वर्ण व्यवस्था ने ही जातिवाद को जन्म दिया है और इसे सामाजिक एकता को खत्म किया है। देखिए, जाति के नुकसान देखिए अंबेडकर की नज़र में कि इसने सोशल यूनिटी को खत्म किया है, जन चेतना को नष्ट किया है, सार्वजनिक धर्मार्थ की भावना को नष्ट किया है, सार्वजनिक सहमति निर्माण को असंभव बनाया है। ये कितने सही बातें बोली हैं। इसके एग्जाम्पल आप अगर अपने इर्द गिर्द की लाइफ में ढूंढना चाहें तो आप ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी भारत का कोई खिलाड़ी बहुत बड़ा गेम जीतता है, बड़ा पदक विश्व में लेके आता है, तो दूसरे दिन रिपोर्ट आती है गूगल की तरफ से कि सबसे ज़्यादा बार जो खोजा गया प्रश्न था वो ये था कि अमुक खिलाड़ी किस जाति से था। तो क्यों जाति हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें अगर प्राउड भी फील करना है तो उसकी एक शर्त है कि वह अमुक व्यक्ति हमारी जाति से होना चाहिए, और जो हमारी जाति से है अगर उसने कुछ भी नहीं किया है तो भी हम उस पर प्राउड फील कर सकते हैं, दूसरे पर नहीं कर सकते। तो ये अंबेडकर कहना चाह रहे थे कि इसने जन चेतना को नष्ट किया है, सार्वजनिक सहमति निर्माण को असंभव बनाया, और ये बात बहुत हद तक सही है। अंबेडकर का जो जाति का जो एनालिसिस है वो बहुत शानदार था। वर्ण व्यवस्था ज्ञान प्राप्त से वंचित कर निम्न कोटि का बनाती है और अस्त्र धारण से रोकने की उन्हें दुर्बल बनाती है। वर्ण व्यवस्था ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। यह रिश्ते हुए बर्तन और नाक के बाल दौड़ करते हुए व्यक्ति के समान है, यानी इसमें विकृत होने की प्रवृत्ति है। जाति को खत्म करना है, लेकिन जाति को खत्म कैसे किया जाए? देखिए, जाति को खत्म कैसे किया जाए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भी अम्बेडकर ने क्या क्या सुझाव जाति को खत्म करने के लिए दिए हैं। बहुत सारे विद्वानों के सुझाव आए, जैसे लोहिया कहते हैं कि हमें इस पर चौतरफा हमला बोलना चाहिए। वो जो चौतरफा हमला है उनका वो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा उसके साथ साथ कुछ विचारकों ने कहा कि उपजातियों को खत्म करो। जब उपजातियां कम हो जाएंगी तो धीरे धीरे जाति खत्म हो जाएगी। अंतर्जातीय भोज का अधिकांश विद्वानों ने समर्थन किया, अंतर्जातीय विवाह का भी समर्थन किया, लेकिन ये सब असफल रहे, विफल रहे, क्योंकि अंबेडकर कहते हैं कि ये जो हिंदू जो कुछ भी करता है, हिंदू का जो क्रिया है, जो काम जो हिंदू करता है, उनके साथ साथ शास्त्रों की पवित्र धारणाएं जुड़ी हैं और यह सब करने से उन्हें मनाही है। जो सुझाव विद्वानों ने दिए थे वो उन सुझावों पर हिंदू अमल नहीं करते, क्योंकि हिंदुओं की पवित्र धारणाएं उन्हें ऐसा करने से रोकती है। तो अंबेडकर ने कहा कि इन कामों के साथ जो धार्मिक शास्त्रों की जो पवित्रता है, हमें इस पवित्र भावना को नष्ट करना चाहिए। शास्त्रों की दिव्य सत्ता से इसे अलग कर देना चाहिए। हमें एक ऐसे धर्म के आधार पर समाज का पुनर्गठन करना चाहिए जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की मान्यता पर टिका हो। और अंबेडकर ने यह भी कहा कि क्योंकि हमें पता है फ्रांस की क्रांति के जो आइडियल थे वो ये सेम थे, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो अंबेडकर ने ये कहा कि अगर मैं स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की वकालत कर रहा हूँ तो यह मैंने फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया है, जबकि यह बुद्ध के दर्शन से मैंने सीखा है। इसके अलावा जाति को ख़त्म करने के लिए अंबेडकर ने और भी सुझाव दिए। जैसे उन्होंने अंतर्जातीय विवाह का सुझाव दिया,
दूसरा उन्होंने कहा कि पुजारी का जो पद है वह लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी चुनाव होने चाहिए। जाति की व्यवस्था को ही नष्ट करना है, जाति में सुधार नहीं, जाति व्यवस्था को ही नष्ट करना जरूरी है। स्वयं अछूत वर्ग भी इसके लिए उत्तरदायी है। अछूत वर्ग को बुरी आदतें त्याग करनी है और उनमें जो हीन भावना है उसका त्याग करना है। देखिए लोहिया भी इसी टाइप की बात करते हैं। लोहिया भी कहते हैं कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनका भी कर्तव्य है, लेकिन निम्न जाति के लोगों को भी स्वांग नहीं रचना है, उन्हें श्रम से दूर नहीं भागना है और अपने आप को हीन भावना से ग्रसित नहीं रखना है। इसके अलावा अम्बेडकर कहते हैं कि संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये अम्बेडकर का एक ट्रायो था, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। समता सैनिक दल की स्थापना, समता सैनिक दल की स्थापना। पृथक प्रतिनिधित्व, देखिए पृथक प्रतिनिधित्व के विश्वास करते हैं अम्बेडकर। कानूनी उपायों का समर्थन करते हैं। देखिए अम्बेडकर ने जो गैर संवैधानिक उपाय हैं जैसे हड़ताल है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा है, इन सब का समर्थन नहीं किया। स्टार्टे कमेटी के एक सदस्य के रूप में भी उन्होंने सिफारिशें दी थी। धर्म परिवर्तन, देखिए धर्म परिवर्तन का उनका ये केस था कि उन्होंने शुरुआत में वकालत की कि हमें हिंदू व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने एक तरीके से हार मान ली कि भी हिंदुओं में सुधार हो नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि मेरे वश में नहीं था कि मैं एज ए हिंदू जन्म लूँ, लेकिन मैं इस धर्म के अंदर रहकर मरना नहीं चाहता। तो ये उनके जाति को ख़त्म करने के सुझाव थे। इसके अलावा उन्होंने संगठित संघर्ष का विचार दिया। जो जाति, वर्ण, अस्पृश्यता, इन सब को ख़त्म करने के साथ साथ वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव फिलॉसफी उनकी नहीं है, उनकी ये भी है कि हमें कुछ नया कंस्ट्रक्ट करना है और एक नए समाज का निर्माण करना है। वो जो नया समाज निर्माण करने की वकालत करते हैं, उन समाज के जो आधार होंगे वो क्या होंगे, तो वो कुछ ट्रायो यानी कुछ त्रय बताते हैं। उनमें एक त्रय है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो स्वतंत्रता में वो कहते हैं कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, कहते हैं स्वतंत्र भ्रमण, यानी कहीं भी भ्रमण करने की, जीवन की और संपत्ति की। अगर ये स्वतंत्रता होगी तो हमारा अर्थतंत्र कार्यकुशल होगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी। धर्म व्यक्ति जीवन और सामाजिक एकता के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए धर्म की स्वतंत्रता की वो बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ सीमाओं में होनी चाहिए, नैतिकता की सीमा में होनी चाहिए और देश का कानून अलाउ करे उसी सीमा में होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये धर्म निरपेक्ष हैं, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं है। वो धर्म को व्यक्ति के जीवन और सामाजिक एकता के लिहाज से महत्वपूर्ण मानते हैं। समानता के लिए अम्बेडकर ने कहा कि यद्यपि सारे व्यक्ति, जैसा सारे थिंकर मानते हैं कि वे क्षमताओं में जन्म से असमान होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ समानता जरूरी है। चुनाव हमेशा योग्यता के आधार पर होना चाहिए, अम्बेडकर का मानना था। भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी, ये अम्बेडकर ने इसे एक नया स्वरूप दिया। अम्बेडकर कहते हैं कि जो परंपरावादी दृष्टिकोण है उसमें भ्रातृत्व का अर्थ है वह दया या दान से है। जैसे ईसाई धर्म में पड़ोसियों से प्रेम, प्राणी मात्र पर दया का दर्शन है, लेकिन अम्बेडकर कहते हैं कि यह ईश्वरीय नहीं बल्कि सामाजिक है और लोकतंत्र का आधार है। इसका अर्थ समाज के भीतर संपर्क का सर्वत्र प्रसार है। देखिए फ्रेटर्निटी की अलग डेफिनेशन है कि अगर संपर्क का सर्वत्र प्रसार होगा, यानी लोगों के बीच में संपर्क ऐसे मल्टीपल और निर्विवाद के होना चाहिए जहां साहचर्य और संगठन के अन्य रूपों से भी संवाद हो सके, तो वह फ्रेटर्निटी का विकास करेगा। फ्रेटर्निटी से मतलब है कि जो भी सारे व्यक्ति भाई हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, यानी कोई भी आधार पर,
भेदभाव नहीं होगा। एक तरीके से जो अपनापन का भाव था वही फ्रेटर्निटी का भाव है। और फ्रेटर्निटी अम्बेडकर मानते हैं कि फ्रेटर्निटी ही लिबर्टी और इक्वलिटी के लिए माहौल प्रदान करती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए फ्रेटर्निटी ही वातावरण तैयार करती है। स्वतंत्रता, समानता और फ्रेटर्निटी यानी भ्रातृत्व के अलावा अगला जो उनका तत्व था नवीन समाज के निर्माण में, वह था प्रजातंत्र। यानी सरकार, प्रजातंत्र अंबेडकर की नज़र में सरकार का स्वरूप मात्र नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर लोग इलेक्टेड हैं जिनके हाथ में सत्ता है तो वह प्रजातंत्र नहीं हो जाता। यह एक तरीके से रहने का ढंग है, सार्वजनिक अनुभव का समवेत रूप से संप्रेषण हो, यानी संपर्क के सूत्र ओपन हो। प्रजातंत्र का मूल है वह है अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान का, मानवता की भावना। अंबेडकर ने जो 3 त्रयी आदर्शों में उनका सामाजिक दर्शन अंतर्निहित है, ये सामाजिक मुक्ति का संदेश देते हैं, सामाजिक न्याय की पीठिका का निर्माण करते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व हम पढ़ चुके। शिक्षा, संगठन, आंदोलन उनका एक अलग था कि शिक्षित हो, संगठित रहो और आंदोलन करो, और आंदोलन भी संविधान की बाउंड्री में और संवैधानिक साधनों के इस्तेमाल से। बुद्ध धम्म संघ, ये अलग जो बुद्ध के जो कोर एलिमेंट हैं बुद्धिज्म के, उनको अपनाने का उनका आह्वान था। उनको ये उनका थर्ड ड्राइव है। अगला जो तत्व है वह है सामाजिक जनतंत्र यानी सोशल डेमोक्रेसी। देखिए, अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है तो। और सोशल डेमोक्रेसी क्या है? सोशल डेमोक्रेसी है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को व्यवहार में लागू करना। उन्होंने कहा कि हमारा यह महान कर्तव्य है कि हम जनतंत्र को जीवन सिद्धांतों के मुख्य सिद्धांत के रूप में संसार से समाप्त न होने दें। यदि हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं तो हमें उसके प्रति सच्चा और वफादार होना चाहिए। लेकिन उनका कहने का मतलब यह है कि सिद्धांत रूप में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये व्यवहारिक है, व्यवहार में है, तभी जनतंत्र है। जनतंत्र संगठित रूप में रहने का एक ढंग है। जनतंत्र की जड़ें तो लोग संगठित रूप से समाज का निर्माण करते हैं, उनमें ही सामाजिक संबंधों में मिलती है। यानी जनतंत्र की जो जड़ें हैं वह सामाजिक संबंधों में मिलती है। आधार कौन प्रदान करता है? सामाजिक संबंध इसका आधार प्रदान करते हैं। किसी जनतांत्रिक सरकार की पूर्व शर्त है जनतांत्रिक समाज, यानी सोसाइटी अगर डेमोक्रेटिक होगी तभी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो सकती है, अन्यथा भले ही वह डेमोक्रेटिक दिखे लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जनतांत्रिक समाज में वो कहते हैं कि 2 बातें अंतर्निहित होती है। यानी कौन सा समाज जनतांत्रिक होगा? पहली है मन की अभिवृत्ति, यानी अपने साथियों के प्रति सम्मान और समानता का भाव, और दूसरी है सामाजिक संगठन जो कठोर सामाजिक बंधनों से मुक्त हो, यानी उनमें मोबिलिटी हो। ऐसा नहीं हो कि जन्म के आधार पर जातियां तय हो। सामाजिक जनतंत्र के बिना सरकार और राजनीति की कोई जो भूमिका है वह अधूरी है। यानी कहने का मतलब सरकार और राजनीति का काम अधूरा है अगर जब तक सामाजिक जनतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। राजनीतिक जनतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की उनकी डेफिनेशन है वो उदारवादी है। अम्बेडकर उदारवादी है क्योंकि पहली जो डेफिनेशन, जो आधार वाक्य है वह है व्यक्ति स्वयं में साध्य है, कि इमैनुअल कांट के समय से ही इमैनुअल कांट ने ही इसे रूप दिया कि व्यक्ति किसी भी अन्य साध्य के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अम्बेडकर भी मानते हैं व्यक्ति के कुछ अपृथक अधिकार होते हैं जिनकी सुरक्षा संविधान द्वारा मिलनी चाहिए। किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का आनंद नहीं होना चाहिए। यानी कुछ अधिकार हैं वो अक्षुण्य होने चाहिए, ना कि किसी छोटी सी बात के लिए या किसी अन्य लक्ष्य की साधना के लिए उनको वो इलेशन कर दिया जाए। राज्य निजी लोगों को वे अधिकार नहीं देगा जिनसे अन्य लोगों पर शासन करे। यानी शासन करने का अधिकार राज्य अपने पास रखेगा, किसी अन्य अधिकारी लोगों को नहीं देगा। अब है अंबेडकर का जो बेसिक प्लान है वह क्या है?
देखिए, अंबेडकर का बेसिक प्लान जस्ट इतना है कि वो उस सामाजिक ढांचे को बेसिक प्लान कहते हैं जो पॉलिटिकल प्लानिंग को या उस पॉलिटिकल प्लान को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक है। कहते हैं कि सामाजिक ढांचा है ये राजनीतिक जीवन को इतना प्रभावित करता है कि यह उसके कार्यविधि को परिवर्तित कर सकता है, उसको वह समाप्त कर सकता है और उसको वह मजाक बना सकता है। सामाजिक सुधार और पुनर्रचना जरूरी है, यानी जो सोशल बेस है, जो सामाजिक ढांचा है, ताना बाना है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी पुनर्रचना, उसमें सुधार जरूरी है। जनतंत्र अगर यथार्थवादी नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है, यानी व्यवहार में अगर यह उन लक्ष्यों को हासिल करने में सफल नहीं हो सका है तो फिर वो जनतंत्र है ही नहीं। यह नहीं कह सकते कि सिद्धांत रूप से जनतंत्र वहाँ लागू है। पूंजीपतियों को समाप्त, देखिए राज्य समाजवाद, वो स्टेट सोशलिज्म के समर्थक थे। स्टेट सोशलिज्म इन मीन्स हमें समाजवादी लक्ष्य हासिल करने हैं, समाजवादी लक्ष्य हासिल करने हैं, लेकिन राज्य को एज ए टूल इस्तेमाल करना है, राज्य के द्वारा हमें हासिल करना है। तो जो उनकी समाजवाद की डेफिनेशन है उनमें वे पूंजीपतियों को समाप्त नहीं करना चाहते, जैसा कम्युनिस्ट मानते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि आर्थिक विपन्नता या जो गरीबी है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को दोषी ठहराना गलत है। पूंजीवाद ने निसंदेह कुछ बुराइयों को जन्म दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने मानव समाज की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव सम्मान के पैरोकार हैं अम्बेडकर, इसमें कोई शक नहीं है। वो पूंजीपतियों की आर्थिक मनोवृत्ति में मौलिक परिवर्तन चाहते थे, न कि उनका अंत, जैसा कि साम्यवादी देशों में हुआ। देखिए ये जो बात है ना, ये थोड़ा गांधी के हृदय परिवर्तन के समान प्रतीत होती है। आर्थिक मनोवृत्ति में मौलिक परिवर्तन, इस प्रकार की बातें गांधी करते हैं हृदय परिवर्तन की। यहाँ अम्बेडकर भी हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पूंजीपतियों को चाहिए कि वो श्रमिकों का वेतन बढ़ा दें, उनके दुख दर्द में शामिल हों, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान बढ़ा दें। भारत के औद्योगिकरण के लिए राज्य समाजवाद आवश्यक है। राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म जरूरी है, क्योंकि अगर भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइवेट पूंजी पे होगा तो वो इनइक्वालिटी जैसी समस्याएं लेके आएगा, जो जैसा कि वह यूरोप में लेके आया। इसलिए स्टेट कैपिटलिज्म से ही, स्टेट सोशलिज्म से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। औद्योगिकरण के लिए कृषि क्षेत्र में भी राज्य समाजवाद, यानी खेती के लिए भी राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने चाहिए। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया। इससे क्या होगा कि जो दुर्घटना पर हेल्प करने की या दुर्घटना पर बीमा राशि देने की जो प्रवृत्ति है वो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में ज़्यादा है, प्राइवेट कंपनियां नहीं देती, तथा ऐसा करने से राज्य को सस्ते में पूंजी मिलेगी। अगर राज्य के पास पूंजी नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगी, तो वह मार्केट से उठाएगा तो उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। बीमा नीति ऐसी हो कि श्रमिकों और किसानों के हितों की रक्षा हो। अंबेडकर ने राज्य समाजवाद के सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ा, यानी राज्य का हस्तक्षेप तो रहे पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का लोप ना हो पाए। संविधान द्वारा कुछ स्वतंत्रताओं को गारंटी दी जानी चाहिए। तानाशाही के विरुद्ध थे अंबेडकर, भले ही वह राज्य की हो या पूंजीपतियों की हो। पूंजीपतियों की स्वेच्छाचारिता का अंत तभी होगा जब हम उनके आधिपत्य का अंत करेंगे। देखिए अंबेडकर सिर्फ और सिर्फ किसी एक कास्ट की ही नहीं, कास्ट के तो वो सबसे बड़े दुश्मन हैं ही, दूसरी यानी वो इसे ख़त्म करना चाहते हैं। कास्ट के साथ साथ वो स्टेट, यानी स्टेट की जो तानाशाही है उसकी तरफ भी वो देखते हैं कि जिस प्रकार से कम्युनिस्ट देशों में हो रहा है उसका वो बचाव नहीं करते, और साथ साथ कैपिटलिस्ट सिस्टम में भी जो स्वतंत्रता को खतरा है उसके प्रति भी वो सजग है। वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट से जो खतरा होता है, जो स्वेच्छाचारिता पैदा होती है, उसका अंत यही है कि उनको किसी भी क्षेत्र में डोमिनेंस इस्टेब्लिश उनका नहीं होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने कहा राज्य समाजवाद की स्थापना है वह संसदीय जनतंत्र को समाप्त किए बिना होनी चाहिए।
यानी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको समाप्त नहीं करना है, उसको बनाए रखना है। साथ ही साथ उसकी स्थापना के लिए संसदीय जनतंत्र की कृपा पर भी निर्भर नहीं रहना है। देखिए, इस बात का हम आगे समझेंगे कि संसदीय जनतंत्र की कृपा से उनका क्या तात्पर्य है। उनका ये तात्पर्य है कि जो सामाजिक पुनर्निर्माण है वह साधारण कानूनों के भरोसे नहीं हो सकता। साधारण कानूनों के भरोसे नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि अगर साधारण कानून से कोई काम होगा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि भूमि सुधार का कानून पॉलिटिकल पार्टीज ए की जब गवर्नमेंट है तब वह लेके आई, तो डेफिनेटली जब अमीर लोगों की भूमि छीनकर गरीबों में बांटी जाएगी तो पॉलिटिकल पार्टी बी है वह इसे पलटने का पॉलिटिकल एजेंडा बना सकती है और वह इस चीज़ को पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर सत्ता में आ सकती है। और जब वह सत्ता में आएगी तो साधारण कानून के द्वारा उस चीज़ को इजीली पलट देगी। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया सामाजिक पुनर्निर्माण है वह वहीं रुक जाएगा। तो अम्बेडकर ये कहते हैं कि यह जो बहुमत है, ये बहुमत क्या होता है? बहुमत कोई कितना चाहिए? 50% से थोड़ा सा ज़्यादा होते ही, 50% + 1 होते ही तो सरकार बनाने की स्थिति आ जाती है। तो जो बहुमत है उस बहुमत को, इस प्रोसेस को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसलिए संविधान में ऐसा प्रावधान होना चाहिए और तभी हम समाजवाद, संसदीय जनतंत्र की प्राप्ति और तानाशाही का अंत कर सकते हैं। इन तीनों उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अम्बेडकर का जो राजनीतिक विचार है, उनकी नज़र में जो राज्य है, अम्बेडकर वैसे सेंट्रलाइजेशन के समर्थक हैं। उनका राज्य है वह हमने देख लिया कि वो उदारवादी हैं। अम्बेडकर उदारवादी हैं, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करते हैं और साथ में समाजवादी भी हैं। यानी इतना वो राज्य को सिर्फ नेगेटिव रोल नहीं देना चाहते कि वो सिर्फ सुरक्षा का कार्य करे, वो राज्य के द्वारा समाजवाद की स्थापना चाहते हैं जिसमें सामाजिक पुनर्निर्माण का कार्य मुख्य है। तो राज्य के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते हैं। फिर भी राज्य सर्वशक्तिमान और निरपेक्ष नहीं हो सकता क्योंकि उसका जो अंतिम आधार है वह जनता ही है। समाज को उन्होंने राज्य की बजाय समाज को अधिक महत्व दिया। उन्होंने आज्ञा पालन पर जोर दिया, यानी राज्य है तो राज्य का आज्ञा पालन जनता को करना चाहिए और नागरिक अवज्ञा जैसी चीज़ों पर उनका भरोसा नहीं था। राज्य का प्रमुख कार्य है वह व्यक्तियों समाज की स्थिति में सुधार करना है। उनके विचार में राज्य व्यवस्था का सिद्धांत एकदम राजनीतिक न होकर सामाजिक और नैतिक भी है। राज्य सदैव आवश्यक है, किसी भी स्थिति में यह लुप्त नहीं होगा, यानी लुप्त होना उसका संभव है। और उसकी सार्थकता यद्यपि तभी है जब व्यक्ति और समाज की सेवा और सुरक्षा में वह, यानी राज्य महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी वह साधन ये है। अम्बेडकर के विचारों में जो समष्टिवादी मानते हैं यानी राज्य साध्य नहीं है, एक टूल है, उस टूल का इस्तेमाल व्यक्ति के कल्याण के लिए करना है। जो राज्य के मुख्य कार्य हैं वो अधिकारों की सुरक्षा है, विचार व्यक्ति धर्म की स्वतंत्रता, आनंद का अधिकार, असमानताओं को दूर करना है, वंचित वर्गों को सुविधाएं देना है, प्रत्येक नागरिक की भूख प्यास और भय से मुक्त रहे। अम्बेडकर ने जो उनका राज्य की जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ वो जो लोक सरकार का प्रकार कैसा होगा, वो संसदीय सरकार और एकात्मक के समर्थक है। संसदीय सरकार वो अच्छा मानते हैं बशर्ते वह 3 शर्तों को पूरा करे। 3 शर्तें यानी पैतृक शासन नहीं होना चाहिए, जन स्वीकृति शासन के लिए जरूरी है, यानी किसी का बेटा सिर्फ इस वजह से शासक ना बन जाए कि वो शासक का बेटा है। कोई भी कानून और योजना है वह जनप्रतिनिधियों की सलाह से ही बननी चाहिए, जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुनकर भेजती है, और समय समय पर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। लोकतंत्र के लिए दल पद्धति आवश्यक है। ये जो दल पद्धति है, दलों के प्रति अम्बेडकर थोड़ा चिंतित भी थे। अम्बेडकर जो ग्रामर ऑफ अनार्की जो उनका भाषण था संविधान सभा में 25 नवंबर
49 को, उसमें वो ये कहते हैं कि पहले तो हमारे दुश्मन दो ही थे, कास्ट और क्रीड, लेकिन अब वो राजनीतिक दल भी हैं जो बहुत सारे विरोधी हितों के साथ काम करते हैं। तो वो महत्वपूर्ण मानते हैं वो राजनीतिक दलों को, लेकिन फिर भी उनकी भूमिका के प्रति थोड़ा सशंकित भी है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा निरंकुशता है वो भले ही स्वदेशी हो या विदेशी हो, उससे स्वतंत्रता को खतरा है। शक्ति के लिए कहा कि जो राजनीतिक संगठन है उनके लिए शक्ति जरूरी है, एक दवा की तरह है, जब बीमार पड़ते हैं तो उनका प्रयोग करना चाहिए। एकात्मकता का समर्थन उन्होंने किया। उनकी जो सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट हैं, सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण संकल्पना है, क्योंकि उनका जो बुराइयों को ख़त्म करने के साथ साथ सामाजिक पुनर्रचना का गोल था, लक्ष्य था। उस लक्ष्य में सामाजिक न्याय सबसे महत्वपूर्ण है। न्याय सामान्यतः स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव का दूसरा नाम ही है, यानी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ये तीनों साध्यों को हम हासिल कर सकें। इस तरह की एकता को तोड़ना वो मानते हैं कि जनतंत्र के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना है। उनका कहने का मतलब स्वतंत्रता के बिना समानता और भ्रातृत्व हासिल नहीं किया जा सकता, समानता के बिना बाकी दो हासिल नहीं किए जा सकते, और भ्रातृत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता नहीं हासिल की जा सकती। ये तीनों को इसी जोड़ के साथ ही, संपूर्णता के साथ ही अचीव किया जा सकता है। स्वतंत्रता से अम्बेडकर कहते हैं कि स्वतंत्रता से आदमी आगे बढ़ता है, विचार संपन्न होते हैं, वह अपने आप को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है, उसकी प्रतिभा का निखार आता है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी प्रतिभा रंग दिखाती है। इसी प्रकार से वह अपने भाग्य का निर्माण करता है। वहीं समानता इसलिए महत्वपूर्ण है कि समानता से आदमी आदमी, समूह समूह और समुदाय समुदाय बंधे होते हैं, उनके बीच में पारस्परिक संबंध बनते हैं, सहयोग होता है, सामाजिक सद्भाव की स्थापना होती है, और समानता पारस्परिक दायित्वों की चेतना और अधिकारों की पहचान को संभव बनाती है। यानी यही वह चीज़ है जो आगे बाद में रॉबर्ट पुटनाम हम पढ़ेंगे, सोशल कैपिटल, और अम्बेडकर ने का जो बताया था कि जाति क्या क्या चीज़ों को ख़त्म कर रही है, उन सब का आधार समानता उनको बिल्ड करती है और जाति उनको ख़त्म करती है, जिनसे किसी समाज के सदस्य देश नागरिक बंधुत्व की भावना से बंधते हैं। और भ्रातृत्व वह आदर्श है जो स्वतंत्रता और समानता के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करता है, जहां लोग उनके व्यवहार से लाभान्वित हो सकें। सामाजिक न्याय के सिद्धांत से उनका सीधा जो संबंध है वह है भारत की अखंडता से, यानी सभी समान हैं, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, निम्न जाति के हों, उच्च जाति के हों, कोई भी हों। सामाजिक न्याय मूलतः एक ऐसी जीवन पद्धति के समर्थक हैं जो पारस्परिक मान सम्मान, यानी एक दूसरे का मान सम्मान, मैत्री भाव यानी मित्रता, समान नागरिक होने की उत्कंठा, राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में न्यायोचित भागीदारी, यानी नेशन इज़ योर्स, बिना पार्टिसिपेशन के यह भाव नहीं आ सकता कि हम भी नेशन के लिए महत्वपूर्ण है और नेशन भी हमारा है। तो सिर्फ और सिर्फ समान नागरिकों के प्रति जो भाव है वही नहीं होना चाहिए, जबकि उनकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, और यह तभी हो सकती है जब सामाजिक न्याय का लक्ष्य हम हासिल करें। अंबेडकर ने जो जाति व्यवस्था के जो सुपरिचित सिद्धांत थे उन सबको उन्होंने खारिज किया। वर्ण व्यवस्था को उन्होंने खारिज किया कि जो गीता और सांख्य दर्शन में इसको वैध ठहराने का जो तर्क है उनको अंबेडकर ने रिजेक्ट किया। प्लेटो की स्कीम को खारिज किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान में एक ही गुण की प्रधानता हो, उसमें तो बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। नीत्शे का जो सुपरमैन का विचार था उसको भी उन्होंने खारिज किया। देवीय कानूनों को इस आधार पर खारिज किया कि आप ये कहते हैं कि देवीय कानून है वही अपने आप में टेक केयर करेंगे, जब देवीय कानूनों को इस जन्म में समानता या समानता का पता नहीं चलता या वो उसे करेक्ट नहीं कर पाए, तो कैसे माने कि वो जन्म के बाद में कर देंगे। तो देवता का इससे कोई संबंध नहीं है। मध्यकालीन दृष्टिकोण, मार्क्सवादी समाजवाद को भी उन्होंने खारिज किया, क्योंकि मार्क्स की जो हिंसा है उससे अंबेडकर को प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहते। ये है मार्क्स है वो इकोनॉमिकली रिडक्शनिस्ट है, सब कुछ को वो इकोनॉमिक्स में ख़त्म कर रिड्यूस कर देता है,
यह भी मार्क्स को, अम्बेडकर को पसंद नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स ही महत्वपूर्ण नहीं है। मार्क्स रिलीजन को बहुत नेगेटिव लाइट में देखता है, कहता है कि धर्म है वह गरीबों के लिए अफीम है। अम्बेडकर धर्म को ऐसा नहीं, अम्बेडकर धर्म को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों जीवन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्सवादी समाजवाद से भी वो सहमत नहीं है। गांधी के सर्वोदय की धारणा को भी अम्बेडकर रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इनके मूल में तो वही सनातन धर्म है, तो गांधी के उसको भी वो खारिज कर देते हैं। तो उनकी जो सामाजिक न्याय की फिर धारणा क्या है? उनकी सामाजिक न्याय की धारणा है उसमें समस्त मानव प्राणियों की समानता है, स्त्री पुरुष की समान प्रतिष्ठा है। देखिए, सामाजिक न्याय को जब हम समझते हैं तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि समाज के विभिन्न वर्ग के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये जो विभिन्न वर्ग हैं ये हम अक्सर SC ST OBC जनरल जो भी हमारे हम वर्तमान में देखते हैं उनको समझ लेते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है ये सिर्फ और सिर्फ कास्ट या इकोनॉमिकल बेस पे जो वर्ग बनते हैं उनमें नहीं है, स्त्री पुरुषों की समान प्रतिष्ठा की बात भी करती है। तो ये सब सामाजिक न्याय की उनकी संकल्पना है। सभी नागरिकों में शिक्षा, संपत्ति का अधिकार, मैत्री भाव, ये सब। सामाजिक न्याय की ये जो संकल्पना है अम्बेडकर की, वह है संवैधानिक शासन यानी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, जिसका मूल जो होता है वह है लिमिटेड गवर्नमेंट होता है, यानी वो राज्य का लिमिटेड स्वरूप। समान नागरिक संहिता यानी सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने वाली जो कानून है वो। अम्बेडकर ने भ्रातृत्व को न्याय की आधारशिला माना। उनका ये मानना है कि जो फ्रेटर्निटी है वह आधारशिला है, क्योंकि यही सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए आधार प्रदान करती है। भ्रातृत्व की भावना ही वह वातावरण प्रदान करती है। भ्रातृत्व की भावना इतना ही है कि सभी लोग भाई हैं, यानी सभी लोग अपने हैं और कोई भेदभाव नहीं होगा। जब कोई आदमी भ्रातृत्व की भावना से चलेगा तो वो डेफिनेटली वह एक आदर्श नागरिक होगा। उस ऐसे नागरिकों का वो जो राष्ट्र होगा वह महान होगा, वह नागरिक होगा वह लोकतांत्रिक भावना से चलेगा, वह नागरिक होगा वो प्रगतिशील होगा। तो डेफिनेटली एक ऐसा वातावरण बनेगा जो जिसमें सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। अम्बेडकर ने राजनीतिक आर्थिक की बजाय सामाजिक न्याय पर ही इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया? तो अम्बेडकर ये कहते हैं कि जो राजनीतिक और आर्थिक न्याय हैं ये कहीं न कहीं एक पक्षीय हैं, यानी ये किसी एक पक्ष पर ज़्यादा जोर देते हैं, सीमित हैं। लेकिन सामाजिक न्याय है यह व्यापक है, विराट है और न्याय के सभी पक्षों को शामिल करता है। यह संपूर्ण समाज का कार्यात्मक रूप प्रदान करता है भ्रातृत्व से मिलकर के, समूचे राष्ट्र की सीमाओं को छूता है। जिस प्रकार से सामाजिक न्याय और भ्रातृत्व की भावना से राष्ट्र में एकता, अखंडता या कार्यकुशलता ये सब वर्च्यू हासिल करेगा राष्ट्र, तो डेफिनेटली वह राष्ट्र उच्च होगा। इस प्रकार से सामाजिक न्याय है वह समूचे राष्ट्र की सीमाओं को छूता है और यह गतिशील अनवरत चलने वाला आंदोलन है, यानी ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अचीव हो गई तो हमें यहाँ पर रुकना है। जो सोशल जस्टिस तो हमेशा ही अचीव करने वाली एक यात्रा है, हमेशा उस आंदोलन है उस पर अनवरत चलते जाना होता है। राज्य और धर्म, यानी धर्म को लेकर के अम्बेडकर का दृष्टिकोण क्या था? धर्म जीवन का एक पृथक अंग है कि मार्क्सवादी जिस हिसाब से धर्म को रिजेक्ट करके चलते हैं, अम्बेडकर को भले ही हिंदू धर्म से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें थी, हिंदुओं को एज ए हिंदू मरना नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एज सच रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं थी। वो मानते थे कि धर्म समाज के लिए अनिवार्य अंग है, क्योंकि इससे व्यक्ति के जीवन में शुद्धता और सामाजिक जीवन में सुदृढ़ता आती है। शिक्षा और समाज के लिए भी धर्म महत्वपूर्ण है। धर्म से समान भलाई की ओर, सामान्य भलाई की ओर, यानी कॉमन गुड्स का निर्माण होता है, कॉमन गुड्स की ओर गमन होता है। धर्म संपूर्ण समाज को धारण किए होता है, जिसमें राज्य के काम धाम का संचालन सुचारू होता है, यानी राज्य का काम भी धर्म आसान करता है। धार्मिक संस्थाएं राज्य की पूर्ति में सहायक होती हैं।
इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वे धर्म के प्रति न तो कठोर बने और न ही धर्म विशेष का पक्षधर करे। यानी अंबेडकर धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया है वह धर्मनिरपेक्ष है। राज्य किसी भी धर्म के साथ किसी भी हालत में पक्षपात नहीं करेगा। धर्म प्रचार, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, लेकिन यह कानून और नैतिक व्यवस्था के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर भी कितना ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन वो धर्मांधता और कट्टरता का समर्थन नहीं करते। धर्म के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है उसको देखने की ज़रूरत है कि वो धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। यानी धर्म एक तरीके से मीन्स है अंबेडकर की नज़र में, और एंड नहीं है, साधन है व्यक्ति का भला करने का, राज्य की कामकाज को सही चलाने का, सामाजिक सुदृढ़ता का। किसी व्यक्ति को जिसका वह सदस्य नहीं है, यानी किसी एक ऐसे काम के लिए टैक्स नहीं लिया जा सकता जो अन्य धर्म में लगाया जा सके। अपने भारत के संविधान में आर्टिकल 27 में यह है इसका प्रावधान है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की अंबेडकर ने बहुत ही सरल परिभाषा दी है कि एक ऐसा राज्य है जिसमें संसद किसी एक धर्म विशेष को थोपने में सक्षम नहीं होगी, यानी संसद ऐसा काम नहीं कर सकती, यानी राज्य किसी एक धर्म विशेष का पक्षधर नहीं हो सकता। धर्म और राजनीति के संबंध क्या होंगे? अंबेडकर दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, दोनों को जीवन में उच्च स्थान देते हैं। ये भी कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति अधूरी है, क्योंकि क्रांतिकारी परिवर्तन है वह धर्म के द्वारा ही होता है। राजनीति के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वह अस्थायी परिवर्तन माने, और धर्म जो परिवर्तन करता है वो मौलिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन से पहले अगर धार्मिक परिवर्तन होता है तो वह स्थायी होता है। और जैसा उन्होंने कहा कि बुद्ध, महावीर, मोहम्मद साहब तथा गुरु नानक द्वारा जो धार्मिक क्रांतियाँ हुई वो उनके परिणाम स्वरूप स्थायी परिवर्तन हुए, मौलिक चेंजेस हुए। अंबेडकर का जो दर्शन है वो सार रूप में हम कह सकते हैं कि आत्म प्रेरणा, आत्मविश्वास और सामाजिक समता का मार्ग है। भाग्यवादिता और ईश्वरीय चमत्कार का उसमें कोई स्थान नहीं है। यानी सामाजिक संरचना का पुनर्निर्माण करना है, लेकिन यह जो पुनर्निर्माण है ये किसी देव्य या किसी ईश्वर प्रदत्त कोई संस्था के भरोसे नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपना नियामक है, व्यक्ति को स्वयं करना है और राज्य की सहायता से करना है। अंबेडकर कहीं भी धर्म की आड़ नहीं लेते हैं, ना ही धर्म का वैसे इस्तेमाल करते हैं अपने किसी बात को वैध ठहराने के लिए। समाज, राज्य और धर्म तीनों के अवांछित बंधनों से आदमी को मुक्ति दिलाना ही उनका लक्ष्य था। यानी वो न केवल उन्होंने व्यक्ति को मुक्त कास्ट से किया, यानी धर्म से किया, बल्कि राज्य की वो सत्ता को भी सीमित रखते हैं, व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होने देते, और समाज की सत्ता को भी वो व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होने देते। तो वे अंबेडकर मूलतः व्यक्तिवादी हैं अपने फुलेस्ट सेंस में। के.वी. राव ने 1961 में एक पुस्तक लिखी, द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया ए क्रिटिकल कम्युनिटी। उसमें उन्होंने कहा कि अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, लेकिन मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि किसने कहा, अक्सर थोड़ा जो कैची होते हैं, कैची वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। नेहरू और पटेल को उन्होंने कहा कि हम फादर ऑफ नेशन कह सकते हैं। देखिए, ये अंबेडकर का जो विचार थे वो हमने पढ़े। कुछ एक बातें मैंने पीपीटी में लिखी नहीं, जैसे देखते हैं हम कि अक्सर गांधी और अंबेडकर के अनुयायी हैं उनके बीच में संबंध खराब रहते हैं। तो क्या वो मूल विचार थे जिन पर इनके बीच में संघर्ष रहता था? देखिए, गांधी मॉडर्न थिंकर में वो एकमात्र विचारक हैं जो जाति को जन्म आधारित मानते हैं और उसका बचाव करते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने कर्म आधारित की मानी है, लेकिन अंबेडकर तो जाति को ही खत्म करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो गांधी है वो सनातन धर्म का, यानी हिंदू धर्म का बचाव करते हैं,
ये जो प्रगतिशीलता है उसकी तो इन्होंने ये आड़ ले रखी है, बाकी ये हिंदू उसको बचाना चाहते हैं। तो अंबेडकर उसको उसके समर्थक नहीं है। दूसरा, गांधी के लिए जो मूल प्रश्न है वह है पॉलिटिकल फ्रीडम ही है, यानी वो संघर्ष की स्थिति में रचनात्मक कार्य करते हैं और उन रचनात्मक कार्यों में वो सामाजिक मुद्दों को टच करते हैं, लेकिन उनका जो मूल लक्ष्य है, जो प्रायोरिटी है, वह पॉलिटिकल फ्रीडम है, यानी देश को आज़ाद करना गांधी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अंबेडकर ये कहते हैं कि उनके लिए जो महत्वपूर्ण है वह है अपने लोगों को न्याय दिलाना, यानी सोशल जस्टिस, उनका जो अपलिफ्टमेंट है वो है, न कि स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्रता यानी देश की स्वतंत्रता है उसके साथ समझौता करने को तैयार है, लेकिन उसके साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। गांधी का जो राम राज्य है, ग्राम स्वराज है, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वह है डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी डिसेंट्रलाइजेशन के समर्थक है, यानी जितनी ज़्यादा सत्ता है वह विकेंद्रित होगी उतना अच्छा होगा। लेकिन अंबेडकर ये नहीं मानते। अंबेडकर का जो परिवर्तन लाने का तरीका है वह राज्य के थ्रू मानते हैं, और ये कहते हैं कि राज्य के पास ही शक्ति होनी चाहिए, सत्ता विकेंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर ने एकात्मक शासन को ही अच्छा माना। गांधी गांव के प्रति बहुत अच्छा दृष्टिकोण है, जबकि अंबेडकर गांव को अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो विलेज है, वो जो ट्रेडिशनल, वो तो डेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, यानी मांद है जहाँ शोषण के गढ़ है। तो ये इन गांवों को राज्य के हस्तक्षेप से सुधार करना चाहते हैं, जबकि गांधी गांव को अच्छा मानते हैं, गांव की व्यवस्था को बचाए रखना चाहते हैं। गांधी का जो राज्य है वह राज्य को ख़त्म करना चाहते हैं। गांधी को अराजकतावादी, दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, क्योंकि वह राज्य को बुराई के रूप में ही लेते हैं, जबकि अंबेडकर राज्य को एक आवश्यक अच्छाई मानते हैं, जिसे ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, और राज्य के द्वारा ही वो सामाजिक पुनर्निर्माण की बात करते हैं। गांधी तो राज्य के प्रति इतने नेगेटिव हैं कि गांधी ये कहते हैं कि संसद है वह कुछ नहीं पैदा करती, वह बांझ है। वैसे ही राज्य को कि यह फोर्स पर आधारित संगठन है, लेकिन अंबेडकर राज्य को मूल उत्तरदायित्व देते हैं, जो उनका नवीन समाजवाद है या नवीन समाज है, उसके निर्माण का उत्तरदायित्व राज्य के पास है। राज्य अपने कानून के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करेगा। ये थे अंबेडकर और गांधी के विचारों में तुलना। अंबेडकर के विचार हमने देखे कि किस प्रकार से अंबेडकर बहुत साइंटिफिक विचारक हैं और उन्होंने जाति को समझा, जाति के खात्मे के लिए वकालत की, सामाजिक पुनर्निर्माण की बात कही। अंबेडकर का जो संविधान सभा में लास्ट दिन का जो स्पीच है, उस स्पीच का नाम है ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण। यह स्पीच बहुत महत्वपूर्ण है। इसे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते ही नहीं, हर भारतीय को पढ़ना चाहिए। बहुत प्रासंगिक बातें अंबेडकर ने उस समय ही कल्पित कर ली थी, भविष्यवाणी कर दी थी, जो हम भारत की राजनीति में घटता हुआ देख रहे हैं। ये भाषण हम इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। मैं इस पर अलग से लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।